हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हिंदी वर्णमाला पर आधारित रहेगी, जिसमें हमने हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड जो भी डाउट हैं वो इसी वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। तो आप अगर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ कॉपी पेन लेकर, जिससे आप अच्छे से नोट्स बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चैप्टर है हमारा वर्ण तथा वर्णमाला। पहले बात करेंगे हम कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण है क्या, ठीक है ना। तो संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कभी कभार एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इससे, और आया भी है कि संरचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ऑप्शन में होगा वर्ण, तो हमें वर्ण क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्णमाला। वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अगर टोटल की बात करी जाए तो 52 वर्ण होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कि वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो 52 होते हैं, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को दो भागों में स्वर तथा व्यंजन में बांटा गया है, ठीक है ना। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। ओके, पहले बात करेंगे हम स्वर की। स्वर क्या है? तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और स्वर होते कौन कौन से हैं? तो आ ई उ रे ए ओ औ, ठीक है ना। ये कितने हैं? 11 हैं। इन्हें बोलने में किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है ना। आप एक बार बोल के देख सकते हैं। आ ई उ रे ए ओ ओ, ठीक है ना। ये क्या है? स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। नेक्स्ट है हमारा मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? तो आ ई उ, इन्हें हम मूल स्वर कहते हैं, ठीक है ना। बाकी सब संयुक्त स्वर होते हैं। इनके अलावा जो भी स्वर होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं। मूल स्वर कौन से होते हैं? अ ई उ। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली इनसे कि मूल स्वर कौन से हैं। ऑप्शंस में दे रखे होते हैं का, खा, गा, घा, आ। तो हमें आ क्लिक करना होता है, ठीक है ना। तो मूल स्वर कौन से होते हैं? अ ई उ। आप एक बार बोल के देख सकते हैं। इनमें बोलने में हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। अ ई उ। नेक्स्ट है हमारा उच्चारण के समय स्वर के 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। स्वर के कितने भेद होते हैं? उच्चारण के समय 3 भेद होते हैं। कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर क्या है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे, ठीक है ना, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उन्हें क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और वो कौन कौन से हैं? अ ई उ रे। इन्हें बोलने में सबसे ज़्यादा कम समय लग रहा है ना। बोल के देख सकते हैं आप। अ ई उ रे, ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ठीक है ना। अ ई उ रे, ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है ना। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ओ औ, ठीक है। एक बार आप दोबारा बोल के देख सकते हैं। आ ई उ ए ओ औ। इन्हें दीर्घ स्वर किन्हें बोलते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। समझ में आ गया? और हमारा ह्रस्व स्वर क्या था? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उन्हें क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे आ ई उ रे।
और दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगे वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। मतलब ह्रस्व स्वर से दोगुना समय किसमें लगे, दीर्घ स्वर में। अब दीर्घ स्वर से भी दोगुना समय किसमें लगेगा, प्लुत स्वर में। तो जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगे वह क्या है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग सदैव किसी को पुकारने, रोने, जोर से गाने या नाटक संवाद में किया जाता है। जैसे ओम, राम, सुनो। आप इन्हें कितना भी लंबा खींच सकते हैं, जैसे ओम, राम, सुनो, अरे। ठीक है ना, ये क्या है, प्लुत स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में तेगुना समय लगे उन्हें क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ है आ के योग से जो अर्थ वहन करे। मतलब आ के योग से जो अर्थ वहन करे उसे क्या बोलते हैं, अयोगवाह कहते हैं। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह कहते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे अंगार में जो अंकी बिंदी है ना, ये अंगार में ये क्या है, अयोगवाह है। ये अंकी बिंदी अयोगवाह है। अंगार में अंकी बिंदी, प्रातः में ये जो डबल बिंदी है ना, ये प्रातः में ये क्या है, ये सब अयोगवाह हैं। अब अयोगवाह के भी भेद होते हैं। कौन कौन से, अयोगवाह के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। अयोगवाह के कितने भेद होते हैं, 3 भेद, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। बात करेंगे हम अनुस्वार की। अनुस्वार किसे कहते हैं, तो अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। समझ गए, अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। जैसे ये जो है ना, ये क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, जैसे हंस, अंश, बंस, कंस आदि। ठीक है, जो बिंदी लगी हुई है ना, ये क्या है, अनुस्वार है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। आप बोल के एक बार देख सकते हैं, हर बार हमारी जो ध्वनि निकल रही है वो नाक से उसका उच्चारण हो रहा है। जैसे हंस, अंश, बंस, कंस। आप एक बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है ना, अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है, बिंदु होता है, और इसका उच्चारण क्या होता है, नाक से होता है। एक बार आप रिपीट करेंगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह ये जो है ना, ये विसर्ग का चिन्ह है। जैसे नमः, अंतःकरण, प्रातः काल, ये सब क्या है, विसर्ग के उदाहरण है। इसमें क्या है, ये जो 2 बिंदु लगे हुए हैं क्या है, विसर्ग है। ठीक है ना। तीसरा है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक, अब अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। ठीक है ना, ये जो चंद्र बिंदु ये लगा हुआ है ना, ये किसका चिन्ह है, ये जो चिन्ह है ये किसका है, अनुनासिक का। ओके, जैसे आँख, सांप, गांव, ये किसके उदाहरण है, अनुनासिक। इसमें जो चंद्र बिंदी है ये क्या है, अनुनासिक है। ठीक है ना, और इन सभी को बोलने में हमारी नाक से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, हो रही है। आप एक बार बोलेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अपने आप से आप बोल के देखिए। उसके बाद है हमारा स्वरों का उच्चारण स्थान। ये जो स्वर हैं हमारे 11 स्वर, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है, कहाँ से इसे बोला जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा होता है आ। ये क्या है, हमारे कंठ। कंठ, ये जो गले पे ये हमारा जो नुकीला सा होता है ना, ये आप हाथ रख के देख लीजिए और फिर बोलने की कोशिश करिए। स्वरों का उच्चारण स्थान, सबसे पहले कंठ। ये जो हमारी ध्वनि निकल रही है ना, ये कहाँ से निकल रही है, कंठ से। आप एक बार रिपीट करके देखिएगा। ये कहाँ से निकल रही है इसकी ध्वनि, कंठ से। दूसरा है हमारा ई। ये क्या है, तालु। तालु या तालव्य, ये कंठ से थोड़ा ऊपर ये जो हमारी ध्वनि निकल रही ई। आप एक बार बोल के देख लीजिए, ये क्या है, तालव्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा उ। ये क्या है, ओष्ठ है। जो हमारे होठों से इसकी ध्वनि निकल रही है, ओष्ठ। आप बोल के देखिए, हमारे ओठ इसमें
ठीक है ना, ओट से ध्वनि निकलेगी इसकी, उ, है ना। आप एक बार खुद से बोल के देख लीजिए, उ, ओष्ठ, ठीक है ना। और ये हमारा है मूर्धन्य। मूर्धन्य से कौन सी ध्वनि निकलती है, रे, रे। इसमें क्या है, हमारी जितने भी जो हैं, जैसे तालु, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ, ये सभी इससे एकदम से मूर्धन्य, मतलब सभी से संकलित होकर इसकी ध्वनि निकलती है, रे, रे, ठीक है ना। ये क्या है, मूर्धन्य। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले कि रे कहाँ से इसकी ध्वनि निकलती है, तो रे क्या है, मूर्धन्य है। कंठ तालव्य, ये कंठ तालव्य कैसे है, क्योंकि इससे कंठ और तालु इन दोनों के मिलके इनसे ध्वनि निकलती है। जैसे इसमें क्या है, कंठ और तालु दोनों की इसमें हो रही है ना, हम बोल रहे हैं तो दोनों ही इसमें, दोनों से ही इसकी आवाज़ निकल रही है। कंठ तालव्य, बोल के देख लीजिए आप। दूसरा है कंठोष्ठ, ओ, इसमें हमारा कंठ और ओष्ठ, इसमें हमारा कंठ और ओष्ठ दोनों से ही ध्वनि निकल रही है। ओ, दोनों ही इसमें क्रिया कर रहे हैं, कंठ भी और ओष्ठ भी। ओ, बोल के देख लीजिए आप, ओ, जब तक आप खुद से नहीं बोलेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। आप बोल के देख लीजिए कंठोष्ठ, ओ, तो आपको समझ में आ गया ना, ये क्या है, कंठोष्ठ है। अब हमारे आते हैं, अब हमने स्वर वर्ण तो अच्छे से पढ़ ही लिए, अब हमारे आते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो व्यंजन वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, ठीक है ना। व्यंजन क्या है, व्यंजन वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। प्रत्येक स्वतंत्र वर्ण के उच्चारण में, प्रत्येक स्वतंत्र वर्ण के उच्चारण में स्वर की ध्वनि छिपी होती हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। अगर बात करी जाए व्यंजन की संख्या कितनी है, तो व्यंजन की संख्या कितनी है, 33। कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कितने भागों में बांटा गया है, इसे 3 भागों में, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन, इनके उच्चारण में कंठ के अतिरिक्त तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि स्थानों के स्पर्श से होता है। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये याद रखना आप, इसे स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है ना। होते कौन कौन से हैं, आपको दिखा देते हैं सारणी में, ठीक है ना। ये हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांट दिया गया है, ठीक है ना। कितने वर्गों में बांट दिया गया है, 5 वर्गों में। सबसे पहले का वर्ग किसे कहते हैं, तो क, ख, ग, घ, ड़, कंठ से उच्चारित जितने भी वर्ण हैं वो क्या है, का वर्ग में आते हैं। जैसे आप खुद बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, ड़, ये किससे उच्चारित हैं, ये सभी कंठ से उच्चारित हैं, तो ये क्या है, का वर्ग में आते हैं। जितने भी कंठ से उच्चारित वर्ण हैं वो का वर्ग में आते हैं, ठीक है ना। दूसरा है हमारा चा वर्ग। चा वर्ग, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, तालु से। कंठ से ऊपर जो क्या है हमारा, तालु, आप हाथ रख के आप देख लीजिए, कंठ से ऊपर जो हमारा स्थान है ये क्या है, तालु है। तो चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, चा, छ, जा, झा, वहाँ, ये हमारे किससे हैं, तालु से, तालु से उच्चारित वर्ण है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा टा वर्ग। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये क्या है, मूर्धा से उच्चारित हैं। ये जो तालु से जो आगे जो मूर्धा है ना, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़, इसमें क्या है, मूर्धा, मूर्धा से उच्चारित वर्ण है, ठीक है ना। टा वर्ग कौन सा है, जो मूर्धा से उच्चारित वर्ण है, इसमें कितनी संख्या, 5 है, ट, ठ, ड, ढ, ड़। नेक्स्ट है हमारा ता वर्ग। तो ता वर्ग कौन सा है, जो दंत से उच्चारित वर्ण है,
जिसमें बोलने से हमारे दांत भी क्रिया करेंगे, जैसे त, था, द, धा, ना। आप बोल के देखिए, हर बार बोलने पे जितने भी वर्ण हैं, ये 5 वर्ण हैं, इन्हें बोलने पे हमारे दांतों पर जीभ टच करेगी, जैसे ता, था, दा, धा, ना। ठीक है ना। ये कौन से हैं? दंत से उच्चारित वर्ण। ता वर्ग कौन सा है? दंत से उच्चारित वर्ण। आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपने वर्णमाला अच्छे से याद कर ली बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको हिंदी में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और अच्छे से आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है ना। ता वर्ग समझ में आ गया। दंत से उच्चारित वर्ण क्या है? ता वर्ग में आते हैं, जैसे ता, था, दा, धा, ना। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा पा वर्ग। अब पा वर्ग कौन सा है? जितने भी ओष्ठ से उच्चारित वर्ण हैं वो किस में आते हैं? पा वर्ग में। कैसे? आप बोल के देख लीजिए, सभी में ओटो ओट इसमें एक दूसरे से ओट लगेंगे तभी इसकी ध्वनि निकलेगी। पा, फा, बा, भा, मा। ये क्या है? ओष्ठ से उच्चारित वर्ण है। ठीक है ना। पा वर्ग कौन सा है? ओष्ठ से उच्चारित वर्ण। वर्ण कौन से? पा, फा, बा, भा, मा। समझ में आ गया? स्पर्श व्यंजन आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? या, र, लावा। या, र, लावा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना। यह वर्ण स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित हैं। यह स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आए कि जो स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से हैं? या, र, ला, बा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन श, स, श, हा, जिनको बोलने में ऊष्मा की मतलब ऊष्मा बाहर को निकले। ठीक है ना। इनको बोलने से ऊष्मा बाहर को निकले उन्हें क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। जैसे श, 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 हा। आप अपने मुंह के आगे हाथ रख के बोल के देखिए, श, 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 हा। इनमें हमारे मुख से ऊष्मा बाहर की ओर निकल रही है ना, तो ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ओके। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो संयुक्त व्यंजन उसे बोलते हैं जो दो वर्णों के योग से बने हों। ठीक है ना। जो दो वर्णों के योग से बने हों उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। अब ये किस किस से मिलकर बने होते हैं वो दिखा देते हैं हम आपको। जैसे है हमारा छा। छा क्या है? संयुक्त व्यंजन है और यह किस किस के योग से बना है? तो का और शा। का पूरा नहीं है, आप देख लीजिएगा, का पर हलंत लगा हुआ है। जैसे ये का के नीचे ये हलंत लगा हुआ है, इसे हलंत बोलते हैं। का प्लस शा। ठीक है ना। का प्लस सा क्या बना हमारा? छा। ठीक है ना। दूसरा है हमारा त्रा। तो त्रा किस किस के योग से बना है? त्रा हमारा ता, ता पर हलंत प्लस रा, क्या बन गया? त्रा। ठीक है ना। दो वर्णों के योग से जो बने उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। दूसरा है हमारा ज्ञा। ज्ञा किस किस के योग से बना है? आधा जा, जो हलंत लगा हुआ होता है इसका मतलब है कि आधा जा। ठीक है ना। जा हलंत प्लस हुआ, ये क्या है? ज्ञा बन गया। ठीक है ना। हलंत जा प्लस वहाँ के योग से क्या बन गया? ज्ञा। और हमारा फिर बनेगा श्रा। श्रा क्या है? श्रा भी संयुक्त व्यंजन है। श्रा सा हलंत और रा के योग से क्या बन गया? श्रा। ओके। ठीक है ना। तो संयुक्त व्यंजन आपको समझ में आ गया। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, जो दो वर्णों के योग से बने हैं। ठीक है ना। ये सभी हलंत को आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शंस में आ जाए। अगर ऑप्शन आपको दे दिया गया है कि छा किस किस के योग से बना है, ऑप्शन में का प्लस छा आ जाए और आप उसे क्लिक कर दो, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। हलंत का ध्यान रखना है आपको, सभी में हलंत लगा हुआ है।
नोट, ये नोट कर लो आप, क्या है, ड़ा तथा ड़ा, दो ऐसे व्यंजन हैं जिसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, किस किस को, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, तो ड़ा तथा ढ़ा को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्यंजनों का उच्चारण वर्गीकरण। ठीक है ना, तो व्यंजनों का उच्चारण वर्गीकरण कहा है कि ये जो भी व्यंजन है वो कहाँ कहाँ से इनका उच्चारण स्थान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजनों की। तो स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो क ख ग घ, दूसरा ट ठ ड ढ, तीसरा त थ द ध, प फ ब भ। ये क्या है, देखो स्पर्श व्यंजन, जो हमारे स्पर्श व्यंजन हमने पढ़े थे ना, का वर्ग और चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये क्या है, तो इसमें कौन कौन से वर्ग आए हैं। पहला तो हमारा का वर्ग हो गया, का खा गा घा, दूसरा हमारा टा ठा डा ढा, ये कौन सा हो गया, टा वर्ग हो गया, ता था दा धा, ये हमारा क्या होगा, ता वर्ग हो गया, जो हमारा दंत से उच्चारित था। ठीक है ना, तो चौथा है हमारा पा फा बा भा, ये हमारा क्या हो गया, पा वर्ग हो गया, ओष्ठ से उच्चारित। नेक्स्ट है हमारा स्पर्श संघर्षी। अब स्पर्श संघर्षी कौन कौन से बोले जाते हैं, तो जो भी चा वर्ग है, चा वर्ग क्या है, स्पर्श संघर्षी है, चा छा जा झा, ये क्या है, स्पर्श संघर्षी है। अब बात करें अनुनासिक, अनुनासिक कौन से होते हैं, तो पांचों वर्ग के लास्ट के जितने भी अक्षर हैं, देखो ड़ा वा णा ना मा, ये क्या है, अनुनासिक। इनको बोलते समय हमारी नाक से ध्वनि निकल रही है ना, अनुनासिक, तो ये क्या है, अनुनासिक। ठीक है ना, इनको बोलते समय हमारी नाक से ध्वनि निकल रही है ना, जब बोल के देख लीजिए, ड़ा वा णा ना मा, ये क्या है, अनुनासिक है। और यह पांचों वर्गों के जो हमारे थे ना, का चा टा ता पा वर्ग, इन सभी के लास्ट का अक्षर है ना, लास्ट के वर्ण है ना, का वर्ग का खा गा घा ड़ा टा ठा डा डा वा। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा पाशर्विक। तो पाशर्विक कौन सा है, ला। ठीक है ना, पाशर्विक व्यंजन कौन सा है, ला जो है वो क्या है, पाशर्विक व्यंजन है। और जो रा है वो क्या है, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। रा किसे बोलते हैं, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, क्या है, रा है। ठीक है ना, उत्क्षिप्त व्यंजन, ड़ा तथा ड़ा को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, अर्धस्वर कौन से हैं, या वा, या वा क्या है, अर्धस्वर हैं। और क्या है ये, और क्या है, बोलो ना, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन थे ना, या रा ला वा, वही तो है ये, या और वा क्या है, अंतस्थ व्यंजन भी हैं, और इनका उच्चारण क्या है, अर्धस्वर, या अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं हम अल्प प्राण पर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो भी हमने पीछे कराया गया है उसमें से यहाँ पर आपको दिखेगी कि क्या पीछे जो हमने किया है, अगर आपको अच्छे से आता है तो अल्प प्राण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो अल्प प्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाले श्वास की मात्रा अल्प रहती है, ऐसे वर्णों को अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है ना, इनका उच्चारण करते समय हमारे जो श्वास की मात्रा है वह क्या रहती है, अल्प रहती है, ऐसे वर्णों को हम अल्प प्राण कहते हैं। हर एक वर्ग का, याद रखिएगा, हर एक वर्ग का, कितने वर्ग थे, 5 वर्ग, का चा टा ता पा, ये याद रखना है आपको। समझ लो स्पर्श व्यंजन में जो 5 वर्ग हैं आपको याद करना ही करना है। अगर आपने वो याद नहीं किए तो आपको ये अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो क्या है अल्प प्राण, हर एक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से थे, या रा ला वा, अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है ना, हर एक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे हर एक वर्ग का, जैसे हमारा था का वर्ग, का वर्ग में कौन कौन से आ रहे थे, का, खा, गा, घा,
ड़ा। ये हमारा क्या है, का वर्ग है ना, तो का वर्ग में हर एक वर्ग का पहला पहला ये, तीसरा तथा पांचवा वर्ड, ठीक है ना। हर एक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड तथा या रा ला बा ये क्या है, अल्प प्राण है। याद रख लीजिएगा, मैंने इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये जो 5 वर्ग हैं ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। अगर याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर दोगे, ठीक है। अल्प प्राण समझ में आ गया, हर एक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन या रा लावा अल्प प्राण कहलाते हैं। दूसरा है हमारा महाप्राण। अब महाप्राण देखिएगा, हर एक वर्ग का, फिर से भाई, हर एक वर्ग का दूसरा, सॉरी, हाँ, हर एक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण तथा सभी ऊष्म व्यंजन शा 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 हा महाप्राण कहलाते हैं। नहीं समझ में आया, हर एक वर्ग का, जैसे कौन सा वर्ग, का वर्ग, का, खा, गा, घा, ड़ा, का वर्ग हो गया ना हमारा। हर एक वर्ग का दूसरा, दूसरा ये, हर एक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण, चौथा कौन सा है ये, तथा सभी ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, शा 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 हा, ये क्या है, महाप्राण है। और अल्प प्राण क्या था, हर एक वर्ग का पहला, ये वाला पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या था, अल्प प्राण था। समझ गया ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अल्प प्राण में कौन सा था, पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण में दूसरा, चौथा, ठीक है ना, दूसरा और चौथा, और साशा साहा ये क्या है, महाप्राण है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सघोष की। तो सघोष क्या है, सभी स्वर वर्ण, स्वर कितने थे, 11, सभी स्वर वर्ण आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ 11 थे ना, ये सभी स्वरवर्ण प्रत्येक व्यंजन वर्ग का, फिर से भाई जो अभी अल्प प्राण महाप्राण पढ़ा है ना उसी में, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। समझ में आ गया, नहीं आया, देखो फिर से, का, खा, गा, घा, ड़ा, सभी स्वरवर्ण जितने थे 11, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और अंतस्थ व्यंजन या रा लावा ये क्या है, सघोष हैं। याद कर लीजिएगा, अगर वर्णमाला आपको अच्छे से याद हो गई तो समझ लो हिंदी में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सभी स्वरवर्ण जितने 11, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का, प्रत्येक व्यंजन कौन से, 5 हमारे वर्ग थे, उन सभी के लास्ट के 3, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा ये क्या है, सघोष हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अघोष की। अघोष क्या है, अच्छा सॉरी, इसमें हावी है, ठीक है ना। सघोष में सभी स्वरवर्ण प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा तथा हा सघोष कहलाते हैं। हा क्या है, एक ऊष्म व्यंजन है ना, तो हा भी इसमें इन्वॉल्व है। सघोष में क्या है, सभी स्वरवर्ण प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा तथा हा ये क्या है, सघोष कहलाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अघोष की। अघोष क्या है, ठीक है ना। तो ये वर्णमाला की लास्ट हेडिंग बची है हमारी अघोष। तो अघोष व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा तथा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से, सा सा सा, ठीक है ना। होते कितने हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, शा 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 और हा। हा हमारा किस में चला गया, सघोष में, सघोष में हा चला गया। और अघोष में हमारे 3 ऊष्म व्यंजन आएंगे, शा शा शा, याद कर लेना, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन को लेकर ये मत समझ लेना कि सभी ऊष्म व्यंजन इसमें आएंगे, 3 ऊष्म व्यंजन आएंगे, सा शा शा। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अघोष व्यंजन वर्ग का जितने भी व्यंजन वर्ग थे, व्यंजन वर्ग कितने थे, 5, ठीक है ना।
व्यंजन वर्ग कितने थे? 5 थे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो उनका व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा तथा ऊष्म व्यंजन सा, शा, शा, ये क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। ठीक है ना। तो हमारी ये लास्ट हेडिंग कंप्लीट हो गई। वर्णमाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस वर्णमाला से प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिए जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप वर्णमाला का ये चैप्टर है, इसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो में आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएँ। ठीक है ना। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।